जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि आपका पार्ट एक आता है पर्यावरण और अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण और अध्ययन यानी कि ईवीएस का यह पार्ट होगा और यह ईवीएस के पार्ट में मॉडल पेपर यह 10 है। ठीक है, इससे पहले 9 मॉडल पेपर और 10 प्रैक्टिस सेट हम आपको दे चुके हैं। यह पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ये मॉडल पेपर होने वाला है और आपको पता ही है कि हर बार जो पेपर होता है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही होता है। यानी कि हर साल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोहराए जाते हैं और हूबहू अगर क्वेश्चन नहीं दोहराया जाता तो जो है क्वेश्चन का पैटर्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो बढ़ते हैं, अगर देखते हैं मॉडल पेपर 10। साथ ही दोस्तों बताते चले कि अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस कुछ ही मात्र सब्सक्राइबर बचे हैं 1000 गेन करने में हमारे। ठीक है, आपका परिवार 1000 का कंप्लीट हो जाएगा। आपका वॉच टाइम इस चैनल कंप्लीट हो चुका है, बस सब्सक्राइबर की कमी है थोड़ा सा, आप हेल्प करिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 10। दोस्तों, ये मॉडल पेपर 10 है और इसमें आपके कुल 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, 15 आपके कंटेंट के होंगे, 15 पैडागोजी के। तो भाग एक में हम विषय वस्तु यानी कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड आधारित क्वेश्चन लेंगे, जो कि आपके कक्षा 3, 4 और 5 की ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभे से बनाए जाते हैं, जिसकी छतें ढलवा होती हैं। तो देखिए, ये किस राज्य में बनाए जाते हैं ऐसे घर? बांस से 10 से 12 फीट की ऊंचाई या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर कहाँ पर घर बनाए जाते हैं? क्या राजस्थान में, लद्दाख में, या फिर असम में, फिर उड़ीसा में? तो काफ़ी क्वेश्चन आसान है क्योंकि बहुत बार हमने आपको करवा रखा है। यही बात हो रही है कहाँ की बेटा, जल्दी जल्दी नीचे आप कमेंट भी करेंगे। ठीक है, जैसे पहले का ए बी सी जो भी हो, तो यहाँ पर ए बी या सी, ठीक है, या डी जो भी हो, लिख के जो है कमेंट करते रहिए। ठीक है, नीचे क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। बात हुई रही असम की। असम में बहुत भारी बारिश होती है और बाढ़ का खतरा रहता है, इसलिए सुरक्षा के लिए यहाँ के लोग जमीन से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभे बनाते हैं और वहां पर घर बनाते हैं। ठीक है, 10 से 12 फीट की ऊंचाई के ये बांस लगाते हैं पहले। ठीक है, बराबर के 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, और इसी पर जो है क्या करते हैं ये लोग, ये अपना ऐसे घर बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे घर बनाते हैं, जिसकी छतें क्या करते हैं ये लोग, ये ढलवा बनाते हैं, इससे थोड़ा-सा कि पानी ना रुके, नीचे बह जाए। ठीक है? और यहाँ क्यों ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ भारी बारिश होती है, जिससे यहाँ नीचे जो है कीचड़ पानी से भरा होता है और इसलिए ये जो है पानी से बचने के लिए ऊपर घर बनाते हैं और इसी में रहते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, करके ब्रेन लिपि का उपयोग दृष्टिबाधित लोगों द्वारा पढ़ाए जाने और लिखने के लिए किया जाता है। यह लिपि कितने उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित होती है? तो देखते हैं, जब समावेशी कक्षा होती है या फिर जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ये पूछ रहा है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो क्या 4 बिंदु, 6 बिंदु, 8 बिंदु या 10 बिंदु? तो कितने बिंदु पर होते हैं, फटाफट आंसर दें। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि, जिसका आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल ने किया था। किसने? एक मिनट रुकिएगा, लुई ब्रेल ने किया। ठीक है, इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। और जिसमें 6 बिंदु होते हैं और इसको स्पर्श करके 6 बिंदुओं पर आधारित जो होते हैं इसको स्पर्श करके बच्चे पढ़ पाते हैं। ठीक है, आपने जो है रेलवे की सीट पर देखा होगा या जहाँ पर सरकारी संस्थाएं होती हैं वहाँ पर आज भी ब्रेल लिपि से लिखे हुए होते हैं, और जैसे बस हो गई, जो पुरानी बसें हैं वहाँ पर भी लिखा होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर ने एक मरीज को जिसमें हीमोग्लोबिन यानी कि एनीमिया की कमी है, खाने के लिए कुछ चीजें बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह डॉक्टर द्वारा सुझाया गया होगा? तो कौन सा सुझाया गया डॉक्टर के द्वारा? क्या आपका चावल, चीनी, आंवला, या हरे पत्तेदार सब्जी, या गुड़, आंवला, या फिर दूध, अंडे, नींबू, या फिर दालें और टमाटर, आलू? तो देखिए, जब एनीमिया की कमी होती, एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसमें आयरन की मात्रा, डॉक्टर देता है कि आयरन मात्रा कंट्रोल करना, मतलब आयरन की मात्रा को बढ़ाना है। तो आयरन इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, किस चीज़ को डॉक्टर ने सुझाया होगा?
तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करें। सही जवाब जाएगा बेटा ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो आपका हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, गुड़ होता है और आंवला होता है, इनमें सर्वाधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इससे जो एनीमिया कमी है ये पूरी हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराव नृत्य, जिसमें लोग बांस की डंडियों को पकड़कर जमीन पर ताल के साथ पीटते हैं, और भारत के किस राज्य का ये पारंपरिक नृत्य है, ये यह चीज आपको बताना है। जो चिराव नृत्य है, सीधा सीधा ये है कि चिराव नृत्य कहाँ का है, आपको ये बताना है। तो क्या मिजोरम का, मणिपुर, मेघालय या झारखंड? तो सही जवाब क्या जाएगा बेटा, सही जवाब जाएगा आपका चिराव नृत्य, जिसे बांस नृत्य का भी कहा जाता है। यह मिजोरम का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। कहाँ का, मिजोरम का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले कौन से खाने की चीजें मिलती हैं? तो सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि अहमदाबाद का या राजस्थान या आपको गुजरात का भोजन कौन सा है। हमने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको अलग अलग पार्टन पर, यानी कि जैसे कि अलग अलग पार्ट वाइज हमने वीडियो डाल रखी है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चाहे 3 वीडियो मैराथन की पड़ी है, कोई भी जाकर एक वीडियो मैराथन की देख लीजिए, आपका ईवीएस का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही आपका सीटेट का है, उस सीडीपी हो गई, मैथ हो गई, ईवीएस हो गई, हिंदी और अन्य सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में आपका एसएसटी हो गई, सभी का जो है एनसीईआरटी बेस्ड नोट प्लस जो आपका पैडागॉजी है, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, सभी की संपूर्ण वीडियो है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये कौन सा भोजन है जो गुजरात में मिलता है? क्या पूरी साग और ठंडा दूध मिलता है, या फिर ढोकला चटनी नींबू चावल मिलता है, या फिर छोले भटूरे लस्सी मिलता है, फिर इडली चटनी और बड़ा सांभर मिलता है? तो बेटा ये बात आई है गुजरात की, तो गुजरात में आपका ये वाला चलता है, ढोकला हो गया, चटनी चावल नींबू आदि, ठीक है। ये जो है आपका गुजरात का भोजन है, व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, 6 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बरगद के पेड़ की लटकती हुई संरचनाओं के विषय में सही कथन क्या है? जो देखते हैं टहनियों से नीचे जड़ लटका करती हैं, जड़ जो लटकती हैं उसके बारे में कुछ पूछ रहा है, तो आपका क्या है इसमें से सही कथन चुनना है। जब कथन आए तो सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, पहले उसको कर दिया करिए आप अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ सही कथन पूछ रहा है, तो ये जड़ नहीं होती बल्कि टहनियाँ होती हैं, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ठीक है। ये जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, क्या ये सही है? क्या ये जड़ें जमीन के भीतर गहराई तक जाती हैं और अन्य पेड़ों की जैसे अन्य पेड़ों की जड़ें, या फिर ये खंबे की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं? तो देखिए जो आप बरगद के पेड़ देखते हैं तो उसमें मोटी मोटी जड़ें ऊपर से डालों से नीचे हुई लटकती हुई आती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये जो होती है बेटा, ये टहनियों से जड़ें निकलती हैं, ये खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, ठीक है। पेड़ को सहारा देती हैं। बरगद की लटकती हुई संरचनाएं वास्तव में उनकी जड़ें होती हैं, जो टहनियों से निकली होती हैं और जमीन तक पहुंचकर पेड़ को खंभे की तरह अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बरूनी नामक यात्री जिसने भारत के तालाबों और जल प्रबंधन के बारे में विस्तार से लिखा था, किस देश से आया था? तो आप ये भी याद रखेंगे कि अल्बरूनी ने किस चीज के बारे में लिखा हुआ है और ये कहाँ से आया था। तो ये इसने भारत के जो है तालाब और कुएं आदि के बारे में लिखा है, ठीक है। बावड़िया या कुएं के बारे में किसने बताया? इसने बताया। और बरगद के बारे में किसने लिखा? तो इसी ने लिखा था, ठीक है। तो किसने बताया, सॉरी, ये किस देश से आया था, कहाँ का यात्री था? क्या अफगानिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, ओमान का, फिर मोरक्को का? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आया था आपका अलबरूनी, एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान और यात्री था जो वर्तमान उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। और उस समय जो बेटा उज्बेकिस्तान का नाम था वो ख्वारिज्म था, ठीक है। उज्बेकिस्तान का भी वर्तमान नाम उज्बेकिस्तान है, लेकिन उस समय जब आया था तो उस समय उज्बेकिस्तान का नाम ख्वारिज्म था। और भारत आया था, इसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारत का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। अगर इससे पूछे कि अल्बरूनी की पुस्तक कौन है, तो किताबुल हिंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक कीट नहीं है, यानी सोशल इंसेक्ट्स कौन सा इसमें से नहीं है? ये क्वेश्चन भी हमने इससे पहले भी करवाया है अलग अलग मॉडल पेपर में। तो क्या चींटी है, दीमक है, ततैया है, फिर मकड़ी है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? नीचे करें 8 का, जल्दी से नीचे लिखें कौन सा है सही विकल्प। सामाजिक कीट कौन सा नहीं बेटा? तो सामाजिक कीट ऑप्शन डी है, मकड़ी है जो है नहीं है। बाकी ये देखिए ग्रुप में रहते हैं इसमें,
चाहे चींटी हो, चाहे दीमक हो, चाहे ततैया हो, सब में एक रानी होती है जो अंडे देती है, बाकी सबका कार्य अलग-अलग होता है, यानी कि कई-कई लोग एक-एक फैमिली में ये सब रहते हैं। लेकिन मकड़ी को आप हमेशा क्या देखते हैं, जाले में इकलौते देखते हैं, यानी कि ये सामाजिक प्राणी नहीं है ये। ये अकेले एक जाला बनाता है, उसी में अपना पड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था जो 1930 में ब्रिटेन सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर के विरोध में की गई थी? तो आप ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको तो सब लोग बता लेंगे ना, आसान क्वेश्चन है। तो ये दांडी यात्रा किसने की थी? सीधा सा क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किसने की थी? तो दांडी यात्रा बेटा किसने की थी? 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक पर भारी कर और नमक बनाने का एक अधिकार के विरोध में साबरमती आश्रम से दांडी तक ऐतिहासिक दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, और दांडी नामक जगह पर पहुंच करके इन्होंने नमक बनाया, जिससे नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो किसने किया था बेटा? आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कई तरह से पूछता है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे खत्म हुई, कब की गई, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी का ये वह सत्याग्रह था जहाँ पर सर्वाधिक लोगों ने इनका समर्थन किया था, संपूर्ण भारत के लोगों ने महात्मा गांधी जी का जो है समर्थन किया था, और सबसे बड़ी भीड़ इसी दांडी यात्रा में इकट्ठा हुई थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, कह रहा है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर दिल्ली से कन्याकुमारी तमिलनाडु की तरफ रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा मुख्य दिशा में होगी, तो किस दिशा में यात्रा होगी आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे कि देखिए दिल्ली कहाँ पर होगी, एक मिनट देखो, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं फिगर। एक मिनट ज़्यादा तो फिगर अच्छा बन नहीं पाते, लेकिन फिर भी समझने के लिए आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो मान लो दिल्ली अच्छा नहीं बना, लेकिन दिल्ली जो है यहाँ पर है। ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है, और तमिलनाडु कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु यहाँ पर है ना। तो आप अगर ट्रेन से सीधा से यात्रा करेंगे तो आप ऐसे आएंगे ना, तो ऐसे किस दिशा में जाएंगे? तो किस दिशा में जाएंगे बेटा? ये क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण दिशा, ऑप्शन डी आपका दक्षिण दिशा होगी। ठीक है, दक्षिण दिशा में आप जाएंगे। यदि आप भारत के मानचित्र में दिल्ली उत्तर में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु ठीक उससे नीचे है, और आप दिल्ली से दक्षिण छोर की ओर यात्रा करते हुए आप तमिलनाडु को पहुंचेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप राज्य जरूर देख लीजिएगा, कौन सा राज्य किसके बगल में, उसके पड़ोसी राज्य कौन से, किस दिशा में कौन सा राज्य पड़ता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को भी पढ़ेंगे आप यहाँ, और जो इधर का गुजरात के हो गए, गोवा हो गया, और मुंबई हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों को देख लेंगे आप कि कौन सा राज्य किसके बगल में है, और लगभग और किस दिशा में पड़ता है। ठीक है, ये चीजें देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य यानी ब्रोंज के विषय में किसका उपयोग प्राचीन काल से बर्तन और मूर्तियां बनाने में होता रहा है? सही कथन आपको बताना है। बहुत बार आपने कांसे के बारे में बताया है, तो आप जरूर बताएंगे इसको आंसर। ठीक है, ऑप्शन एक है, कांसा एक तत्व है जबकि तांबा और जैसे तांबा जस्ता है, या फिर कांसा तांबा और टिन्स की मिश्र धातु यानी एलॉय है, या फिर कांसा तांबा जस्ता की मिश्र धातु, या फिर कांसा एल्युमिनियम और तांबा की मिश्र धातु। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताया है कांसा क्या होता है बेटा, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, मिश्र धातु यानी एलॉय से बना होता है। अब कांसा का हमेशा हमने आपको बताया, टीटी याद रखो, टी फॉर तांबा, टी फॉर टिन। ठीक है, तो कांसा किससे बना है? टीटी से बना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ का आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? तो पीछे की ओर कौन सा घुमा सकता है? क्या मैना, तो उल्लू, कौवा, या फिर कोयल? तो यहाँ पूछा है बेटा कि सर्वाधिक कौन सा घुमा सकता है। यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछता है घुमाने से लेकर के, कि झटके में कौन सी चिड़िया अपने सर को घुमाती है, या सर्वाधिक कौन सी घुमाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जो कौन सी पक्षी जो गर्दन काफी हद तक पीछे घुमा सकता है, यानी कि सर्वाधिक घुमा सकता है, यानी कि लगभग 360 डिग्री कौन सा घुमा सकता है। तो बेटा 360 डिग्री, क्या उल्लू, मैना, या फिर कौवा, या फिर कोयल? तो इसमें सही जवाब जाएगा आपका उल्लू। उल्लू जब सर्वाधिक की बात आएगी, 360 डिग्री की बात आएगी, तो उल्लू सर्वाधिक घुमाएगा। लेकिन जब झटके से पूछेगा कि झटके से कौन सी चिड़िया घुमाती है अपना सर, तो मैना घुमाती है। अच्छा, ये अपना सर क्यों घुमाया करते हैं? ठीक है, तो इनकी जो आंखों की पुतलियां होती हैं, ये अस्थायी होती है, ये जो है जैसे आप इधर उधर आंखों की पुतलियां घुमा कर देख सकते हैं, ऐसा नहीं होती, इनकी स्थिर होती है पुतलियां, इसलिए इधर उधर चीजों देखने के लिए ये जो है अपनी सर को घुमाया करते हैं। और यह एक समय में दो चीजों को टारगेट कर सकते हैं, दो वस्तुओं को अपना टारगेट करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक यानी कि
डेजर्ट ओक एक पेड़ जो अपनी जड़ों की गहराई के लिए जाना जाता है, यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो देखिए बेटा, आपका रेगिस्तानी ओक हो गया और एक राजस्थान वाला हो गया, इन दोनों में सभी को होती है कन्फ्यूजन। तो जब भी रेगिस्तानी ओक के बारे में आए तो खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक, ठीक है, दोनों अलग अलग है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। खेजड़ी आपका राजस्थान में पाया जाता है और ओक ये कहाँ पर पाया जाता है? क्या राजस्थान के रेगिस्तान में, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त अरब अमीरात? तो देखिए ये होता है बेटा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बात है रेगिस्तानी ओक की, तो आप हमेशा ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, ठीक है। खेजड़ी जब पूछे तो ये राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है। जो खेजड़ी होता है उससे आपकी जो पत्तियां होती है, सब्जियां बनती है उससे, और उसके नीचे बच्चे खेलते हैं और उससे की छाल से दवाई भी बनती है, ठीक है। और लेकिन रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछे तो इसमें देखिएगा, जैसे आपका ये मान लो जमीन हो गई, ठीक है, ये क्या है? जमीन की परत है, इसके ऊपर जो है ये वृक्ष है बहुत बड़ा सा ना, लेकिन जितना बड़ा ऊपर होगा उससे कई गुना ज्यादा इसकी जड़ें जो है नीचे होंगी, ठीक है। और ये पानी अवशोषित करके इस तने में एकत्र करता है, जिसमें से पाइप डाल के लोग पानी को पीते हैं यहाँ पर, ठीक है। तने में पाइप डाल करके पानी को पीते हैं। तो ये सभी बिंदु किसके हैं? आपके रेगिस्तानी ओक के बारे में है। और जो आपका खजूर का वृक्ष होता है, ये कहाँ होता है? संयुक्त अरब अमीरात या फिर अब जो है, सॉरी, ये अबू धाबी में पाया जाता है, ठीक है। अबू धाबी में आपका खजूर का वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया गया है। यदि इस मानचित्र को दो बुर्जों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? हमने इस क्वेश्चन को भी कई बार आपको करवा रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने भी कई बार करवाया है, तो आप देखिएगा कैसे आप इसको करेंगे। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या बेटा? 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 110 सेंटीमीटर है ना। तो मानचित्र की दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो आप वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए वास्तविक दूरी क्या होगी बेटा, आप जो 110 है इसको 10 से गुणा कर देंगे, 110 को गुणे 10 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एक डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक डबल जीरो यानी कि 1100। अब 1100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसको जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक मीटर में कितने होते हैं, सॉरी, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000, ठीक है। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 1.1 आ जाएगा। तो 1.1 यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा आपका, 1.1 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखिएगा। ये 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया है? 110 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों बुर्जों के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको करना बस इतना है कि 110 से इसको आपको गुणा कर देना है। 10 को 110 से गुणा करेंगे तो आएगा 1100, ठीक है। 1100 ये क्या आएगा? मीटर में आएगा, 1100 मीटर में आएगा। लेकिन आपको किस में निकालना है? यहाँ पर सब किलोमीटर में दिए है ना। तो वास्तविक दूरी पूछा है कितना, तो इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे, 1100 से, 1100 को 1000 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो हो जाएगा आपका 1.1 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के नियम देने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की जब बात है बेटा, तो ये कहाँ से थे इस चीज को भी जानेंगे। यह भी पता रहना चाहिए कि ये किस देश के जो है वैज्ञानिक रहे हैं, या इन्होंने किस किस पौधों का प्रयोग किया था। तो क्या गुलाब का, मटर का, गेहूं का या टमाटर का? तो इन्होंने किसका? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अपने नाइन्थ, अरे पहले नाइन्थ में ही था, अब तो नीचे क्लासों में एबीएस में आपका 3 से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर भी दे रखा है। तो बेसिक सा सवाल है, यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ऑस्ट्रेलिया के भिक्षु और वैज्ञानिक थे, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रेलिया के भिक्षु और मनोविज्ञान, ये सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के भिक्षु और वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल ने मठ के बगीचे में मटर के पौधों को कई वर्षों तक प्रयोग किया था और आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी के नियम दिए। इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक पूछा किसको कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से शुरू होता है बेटा आपका पैडागोजी, ठीक है। भाग 2 में आपका पैडागोजी स्टार्ट होती है, यानी कि शिक्षण शास्त्र ईवीएस की। पहला क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपको पैडागोजी सॉल्व करते समय हमने आपको हमेशा बताया है एक चीज, कि यहाँ पर देखना है कि बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और बच्चा जो है अपने अनुभव के द्वारा हास्यपरक अनुभव या करके सीख रहा हो, जिसमें किसी न किसी तरह से जिस विकल्प में बच्चा इंक्लूड होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीखने के बारे में जिस विकल्प में बताया जाएगा बिना कष्ट के, वही विकल्प आपका सही होगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। और जिस क्वेश्चन का आंसर ना आपको आए या फिर क्वेश्चन ना समझ में आए, तो आप जो है
किस मेथड का यानी जो प्रयोग करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हमने बताया कि जो एलिमिनेशन मेथड के तहत आप विकल्पों को काटना सीखते हैं, जो आप गलत विकल्प काटते जाएंगे तो सही विकल्प ऑटोमेटिक निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो पर्यावरण, बच्चों को पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक बनाना। तो मनोवैज्ञानिक इत्यादि आपकी गलत है, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, आपको ऑप्शन कटेगा। मनोवैज्ञानिक बनाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। अगला है, बच्चों को परिभाषाएं और तकनीकी शब्द का रटाना। तो कोई भी परिभाषा, सूत्र, परिभाषा या कुछ भी तकनीकी चीजें रटाई नहीं जाती है, बच्चों को समझाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है उनको, बच्चों को उनके प्रकृति, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जिज्ञासु बनाना। तो बिल्कुल बच्चे को जो है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण में बच्चे को उसको जो प्राकृतिक होती है, एनवायरनमेंट होता है, और सोशलाइजेशन होती है, सोसाइटी जो होती है यानी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जिज्ञासु बनाना हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी आपका गलत था, क्योंकि क्यों यहाँ पे केवल विज्ञान दिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की कक्षा में प्रश्न पूछना। ईवीएस की कक्षा में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण तकनीक है, क्योंकि तो क्या कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है, इसलिए तो अनुशासन बनाना तकनीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चे अगर हैं तो बोलेंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक को यह जानने में मदद करता है कि बच्चे बच्चे क्या नहीं जानते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों में चिंतन की उत्तेजना करता है, जिज्ञासा उगाता है और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही होगा, ठीक है। कौन सा विकल्प, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट दिया था, बच्चों को व्यस्त रखता है, तो ये आपका व्यस्त रखना नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को थीम जैसे भोजन, जल, आवास के आसपास क्यों संगठित किया जाता है। तो क्यों किया जाता है ऐसा, क्या वो पारंपरिक तरीका है, तो पारंपरिक तरीका नहीं है। ताकि अध्यायों की संख्या कम हो, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अध्यायों की संख्या क्यों कम करना चाहेंगे, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। आप ये भी देखें कि लॉजिक किस ऑप्शन में बन रहा है, लॉजिक के साथ आप ऑप्शन देंगे, ठीक है, विकल्प देंगे सही। अगला, ताकि बच्चे विषय के बीच संबंध स्थापित कर सकें और एक एकीकृत और समग्र समझ विकसित करें, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि छोटे बच्चे विज्ञान नहीं समझ सकते, तो ऐसा कुछ नहीं, छोटे बच्चे क्यों विज्ञान नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि ईवीएस में आकलन या असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए सीखने के आकलन के लिए, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों को रैंक देना, तुलना करना, तो ये नहीं होगा, आपको गलतियां ढूंढना भी नहीं हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, बच्चों की प्रगति और सिखाने का अंतराल समझना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही जाएगा यहाँ पर भी। असेसमेंट जो होता है यानी कि आकलन, इसका जो हमारा उद्देश्य होता है, तो जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें सुधार करना, ठीक है। जिसमें बच्चे जो है न जो चीज़ें न सीख पा रहे हो, जो चीज़ें न जान पा रहे हो, जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, तो उनमें सुधार करना हमारा मतलब होता है। ना कि जो है आकलन करने का उद्देश्य ए, क्या ग्रेडिंग देना या तुलना करना या पास फेल करना नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी जो है बच्चे की प्रगति को, सीखने के अंतराल को समझना होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट, बस एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 20 नंबर का ईवीएस की कक्षा में पौधे के भाग का विषय पढ़ा रहे हैं, इस विषय को पढ़ाने में सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, श्याम पाठ पर पौधों का चित्र बनाना। देखिए चित्र बनाना नहीं होता, ठीक है, तस्वीरों को दिखाना नहीं होगा। उनको जो है वास्तविक जीवन के बारे में बताना होगा कि बच्चे बगीचे में जाकर वास्तविक पौधों का आकलन करें, उनके विभिन्न भागों की पहचान करें। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जितने भी विकल्प हम बता रहे हैं सही हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, बच्चा खुद इंक्लूड हो रहा है ना। तो आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे वहाँ पर, ये सेम चीज़ों का। और जब आप प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर कहीं से भी सॉल्व करें तो इस चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखें कि बच्चा जिस विकल्प में इंक्लूड होगा, बच्चा खुद सीख रहा होगा अपने द्वारा, किसी भी न किसी तरीके से, चाहे प्रत्यक्ष विधि से जा करके वहाँ देख रहा हो, चाहे खुद अपने हाथों से कर रहा हो, चाहे उसमें अपने अनुभव दिखा रहा हो, मतलब कुछ किसी न किसी तरीके से बच्चा जिस विकल्प में इंक्लूड होगा वही विकल्प आपको सही माना जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन सही था आपका, ऑप्शन सी हमने बता रखा, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र यानी कि मैपिंग को
मैपिंग जो होती है कौशल बच्चे में किस क्षमता का विकास करते हैं। जो मैपिंग पढ़ाई जाती है बच्चों को, उससे कौन सी क्षमता का विकास होता है बच्चों का? क्या सुंदर चित्र बनाने की क्षमता, या फिर गणना करने की क्षमता, या फिर स्थानों का सापेक्षिक स्थिति और दूरी दिशा ज्ञात करने की समझ, या फिर केवल पैमाने का उपयोग करने की क्षमता। तो केवल हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गणना क्षमता नहीं होता है इसमें, सुंदर चित्र बनाने की क्षमता नहीं होता है। जो मानचित्र बेटा पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को, उनके उसमें जो उद्देश्य होता है हमारा, जो क्षमता डेवलप करनी होती है, वो होती है स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दूरी, दिशा और दिशाओं को समझना, ठीक है? मानचित्र में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि मानचित्र में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले दिशा बताई जाती है बच्चे को, ठीक है? क्या? दिशा बताई जाती है, क्यों? क्योंकि दिशा ही बेसिक पार्ट है जो है मानचित्र का। क्यों? क्योंकि बच्चे को अगर कुछ भी बताना तो कम से कम बच्चा इतना तो जान सके ना कि किस दिशा में होगा, ठीक है? तो दिशा सबसे पहले बताई जाती है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्र का उद्देश्य सटीक पैमाने का उपयोग नहीं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास स्थानों की सापेक्ष स्थिति, यानी कि कौन सी चीज कितने पास है, कितने दूर है, और दूरी का अनुमान लगाया तथा दिशा की समझ विकसित करना हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कहना ईवीएस में सहयोगात्मक अधिगम का क्या महत्व है, ठीक है? तो ईवीएस में सहयोगात्मक अधिगम का क्या महत्व होता है, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का। तो यह कमजोर छात्रों की पहचान करने में मदद करता है? तो नहीं बेटा, ये जो आपका सहयोगात्मक शिक्षण होता है या अधिगम होता है, इसमें कमजोर का मदद जो है पहचान करना नहीं होता है। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ संवाद करने, सामाजिक कौशल विकसित करने के अवसर देता है। तो देखिए, अवसर एक आपका वैसे भी आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर आपको अवसर जहाँ पे मिल जाता है, वो विकल्प हमेशा सही माना जाता है, ठीक है? तो जो बेटा सहयोग अधिगम होता है, यानी कि जिसमें बच्चे सहयोग के द्वारा, मतलब ग्रुप में सीखते हैं, ठीक है? मतलब कई एक दूसरे के साथ सीखते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से सीखने, यानी कि सहपाठी अधिगम में संवाद करने, यानी कि बोलने, एक दूसरे से बातचीत करने का और सामाजिक कौशल विकसित करने का एक अवसर होता है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम में बच्चे समूह में कार्य करते हैं, जिससे वह एक दूसरे से सीखते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, संवाद करते हैं और सहयोग संचार जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल विकसित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में दी गई पहेलियां और कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कई बार हमने क्वेश्चन ये भी करवा रखा है आपको, ये पीवाईक्यू का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या इसमें पाठ्यपुस्तक को रंगीन और आकर्षक बनाना होता है? तो नहीं, पाठ्यपुस्तक को रंगीन आकर्षक नहीं होता है। यह दूसरा विकल्प कह रहा है कि मनोरंजन करना। तो बच्चे को मनोरंजन करना, कभी मनोरंजन आनंद लेना, ये सभी कभी भी सही नहीं होते हैं, ठीक है? ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों को पढ़ना सिखाना। तो पढ़ना तो ऐसे भी सीख लेगा, लेकिन कहानियाँ उद्देश्य क्या है इससे? पहेलियाँ का यहाँ पहेली और कहानियों का उद्देश्य पूछे ना, तो पढ़ना सिखाना तो यहाँ हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी कह रहा है कि अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भ प्रदान करना और बच्चों को कल्पनाशील सृजनात्मकता का विकास करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा। जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है ईवीएस की, उसमें पहेलियाँ दी हुई हैं बहुत जगह पे, ठीक है? कहानियाँ दी हुई हैं, तो उसमें जो है उसकी उद्देश्य क्या होता है, तो जो उसकी अमूर्त अवधारणाएँ होंगी, ठीक है? उनको समझना। पहेलियाँ, कहानियाँ न केवल मनोरंजन के लिए होती हैं, बल्कि वे अपनी अमूर्त और कठिन अवधारणाओं को एक परिचित संदर्भ में प्रस्तुत करती हैं, जिससे बच्चे उनसे आसानी से जुड़ पाते हैं और बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा भी मिलता है, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुले अंत वाला प्रश्न है? प्रश्न का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, आप इतने दिन में समझ चुके होंगे, बहुत से प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हमने आपको करवा चुका है। तो जो ओपन एंडेड होता है, जिसके एक से अधिक उत्तर निकले, यानी कि जिस बच्चे से क्लासरूम में पूछो तो हर बच्चा अपनी सोच का, थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग आंसर दे, वही होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है? यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर उसे अपसारी चिंतन भी कह सकते हैं। अपसारी चिंतन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो कह रहा है ऑप्शन ए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये ओपन एंडेड नहीं बेटा, क्लोज एंडेड है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका एक रटा रटाया आंसर आएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो सर, जिस बच्चे से पूछोगे, आप हमसे भी पूछोगे, किसी टीचर, प्रिंसिपल, बच्चे किसी से पूछोगे, तो सभी लोग एक ही नाम बताएंगे। क्यों? क्योंकि रटी रटाई चीज है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, पौधे के उस भाग का नाम बताएं जो जमीन के नीचे होता है। तो ये भी रटी रटाई चीज है, ठीक है? रटन प्रणाली पर ही जोर दे रहा है। ये सभी एक ही चीज, एक ही आंसर देंगे। आप किसी से पूछेंगे कि जमीन के नीचे का भाग क्या कहलाता है,
ऑप्शन डी भी यही कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो सभी लोग एक ही आंसर देंगे इसमें। किसी से पूछेंगे, बच्चे से, टीचर से, प्रिंसिपल से, किसी से, साइंटिस्ट से, किसी से पूछेंगे, सभी एक ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी देखें, ये कह रहा है यदि आपके शहर में 1 हफ्ते तक बिजली नहीं आए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बच्चे की थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ये ओपन एंडेड है। हर बच्चा जिस क्लासरूम में पूछेंगे, अलग-अलग बच्चा अपने अलग-अलग तर्क के साथ, अलग-अलग लॉजिक के साथ अलग-अलग आंसर देगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन पुट अप करना है, उस तरह से क्वेश्चन जिससे बच्चे की थिंकिंग पर जो है प्रेशर पड़े, बच्चा सोचे अपना, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया था बिजली ना आए, या आपके मान लो पेड़ खत्म हो जाए, या फिर आपके यहाँ हवा ना चले, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? या फिर आपके शहर में, मतलब आपके भारतवर्ष में कृषि का उत्पादन बंद, मतलब कृषि बंद हो जाए, जंगल खत्म हो जाए, पेड़-पौधे खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, इस तरह के, या आपको जो आतंकवाद है उसको कैसे खत्म करना है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें बच्चा खुद सोचे और अपने विचार अनुभव के आधार पर आंसर दे, तो वो होते हैं आपके ओपन एंडेड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समुदाय संसाधनों का उपयोग, जैसे किसी किसान की कक्षा में का बुलावा क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जो ईवीएस होती है बेटा, उसमें कह रहा है कि किसी जो है किसान को बुलाना, जैसे किसी किसान को बुलाना, तो यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या स्कूल के पास पर्याप्त शिक्षक नहीं है इसलिए? तो ऐसा नहीं है, शिक्षक है, लेकिन वो कुछ ज्ञान लेने के लिए बुलाया होगा ना, कि बच्चों को कुछ ज्ञान दे, किसान आए तो। ठीक है? तो ऑप्शन बी कह रहा है क्योंकि यह बच्चों को किताबी ज्ञान को बाहरी दुनिया के वास्तविक अनुभव से जोड़ने में मदद करता है। तो बिल्कुल, अगर किसान आया है, तो अपने कुछ अनुभव साझा करेगा ना वो। क्या करेगा वो? जैसे किसान आएगा तो अपने अनुभव साझा करेगा, अगर डॉक्टर को बुलाया जाएगा, तो भी अपने अनुभव साझा करेगा, पोस्टमैन आएगा तो भी अनुभव साझा करेगा। यानी बच्चों को कक्षा में सिखाई गई बातों का बाहरी दुनिया के वास्तविक अनुभव से जोड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जिससे सीखना प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बनता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक प्रमुख उद्देश्य बच्चों को डैश डैश के प्रति संवेदनशील बनाता है या बनाना है, ठीक है? तो कह रहा केवल पर्यावरणीय मुद्दों को, तो केवल आपका हमेशा आपका निगेटिव टैग वर्ड, देखिए 3 जगह पे केवल था, कट गया, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल कर आ गया, पढ़ें चाहे ना पढ़ें। या केवल केवल था, सब कट गया, ठीक है? तो ऑप्शन सी कह रहा है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? यानी जो ईवीएस का उद्देश्य केवल प्राकृतिक के बारे में जानना नहीं होता है, बल्कि बच्चों को उनके प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों प्रकार के वातावरण के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बनाना होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीजीई में व्यापक का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, आपको जब भी आकलन पूछे कौन सा आकलन बेटर होता है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन हमेशा आपका बेटर होगा। इसमें शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों चीजें आपकी, दोनों चीजों का आकलन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा आपको पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि केवल शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, तो यहाँ पर केवल शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन नहीं होगा, केवल शैक्षिक तो इसका भी नहीं होगा। हमने बताया जहाँ पर दोनों का हो। तो ऑप्शन सी कह रहा है बच्चे के विकास के शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पहलुओं, जैसे खेल, कला, जीवन कौशल, दृष्टिकोण का मूल्यांकन, तो बिल्कुल सही जवाब हो गया बेटा ये। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, उसमें शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों चीज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे खेल कला हो गए, जो अन्य चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसका जैसे मतलब केवल पढ़ाई-लिखाई से नहीं होगा, केवल पढ़ाई-लिखाई का मूल्यांकन नहीं होता है, बल्कि इसमें बच्चे के जो है व्यक्तित्व के अन्य पहलू, जैसे शैक्षणिक, जैसे आपका खेल हो गया, कला हो गया और जीवन कौशल हो गए, इन सभी का जो है मूल्यों का, दृष्टिकोण का भी मूल्यांकन शामिल होता है, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण में हस्तपरक गतिविधियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? तो चाहे ईवीएस हो या कोई भी विषय हो, आपका हस्तपरक अनुभव सब में इम्पोर्टेंट है आपका सीटेट में, ठीक है? एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 इसी बात पर तो जोर ही देता है, इसी बात पर बल देता है। तो कह रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है हस्तपरक गतिविधियाँ? तो कह रहा है बच्चे को व्यस्त रखने का अच्छा विकल्प है। तो नहीं, ये अच्छा विकल्प, तो व्यस्त तो रहते हैं बच्चे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ व्यस्त रखने के लिए नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षा का समय बचा, तो शिक्षा का समय बचाना ये उद्देश्य नहीं होता है, या फिर यह केवल विज्ञान के लिए ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं है, केवल विज्ञान के लिए नहीं, सभी विषयों को ज़रूरी है, सभी विषयों के लिए, हमने अभी ये बताया था आपको।
ऑप्शन बी कह रहा है बेटा यह बच्चों के प्रक्रिया कौशल यानी कि प्रोसेस स्किल जैसे अवलोकन, प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के लिए विकास करता है और सीखने को स्थायी बनाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ईवीएस का मूल मंत्र है। हस्तपरक गतिविधि हो जैसे बच्चे के महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल जैसे अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग, प्रश्न पूछना और निष्कर्ष निकालना आदि विकसित करती है और सीखने को अस्थायी बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक हवा के बारे में पढ़ाते समय गुब्बारे को फुलाकर दिखाता है और फिर उसे चिपका देता है। यह किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? तो कोई शिक्षक है जो हवा के एयर के बारे में पढ़ा रहे हैं, फिर गुब्बारा फुलाते हैं, फुलाकर दिखाते हैं और फिर उसे जो है चिपका देते हैं, पिचका देते हैं, यानी कि हवा फिर से निकाल देते हैं। तो यह किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? क्या व्याख्यान विधि का है, प्रदर्शन विधि का है, परियोजना का है या फिर समस्या समाधान है? ठीक है, तो इसमें कौन सा जो विकल्प आपका सही हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्याख्या तो कर नहीं रहे हैं, व्याख्या कहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ गुब्बारा फुलाए हैं, फुला के दिखाए और उसको फिर से हवा निकाल दिए, फिर से पिचक गया। तो क्या ये है? क्या परियोजना विधि, कहीं परियोजना कोई बना रहे हैं? तो परियोजना भी नहीं है। समस्या समाधान, कोई समस्या का रिजॉल्व दे रहे हैं वो? तो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? वो प्रदर्शन विधि है। ठीक है, प्रदर्शन विधि कर रहे हैं वो, यानी बच्चे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, गुब्बारा फूल रहा है, फूल के वो फिर से एयर निकाल के चिपक जा रहा है। ठीक है, तो जब शिक्षक किसी अवधारणा जैसे हवा जो है हवा जगह घेरती है को स्पष्ट करने के लिए कोई प्रयोग या गतिविधि स्वयं करके दिखाते हैं और बच्चे अवलोकन करते हैं, तो इसे प्रदर्शन विधि कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बेटा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक बच्चे के अवलोकन रिकॉर्ड रखता है, इन रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। तो अवलोकन रिकॉर्ड में क्या शामिल होना चाहिए? ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ तो काफ़ी आसानी से जवाब दे लेंगे सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव टैगवर्ड्स ही सब खेल कर जा रही है। तो ऑप्शन ए में केवल लिखा, केवल बी में लिखा, केवल सी में लिखा, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल लिखने का मतलब ऑप्शन गलत। ठीक है, सीधा ऑप्शन आपका निकल कर आ चाहे आप विकल्प को पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर भी पढ़ ही लेते हैं। बच्चों के व्यवहार कौशल, दृष्टिकोण और विशिष्ट घटनाओं का तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ वितरण जो समय के साथ उनकी प्रगति को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। यानी कि जो अवलोकन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इससे बच्चे के व्यवहार कौशल, रुचि और विशिष्ट घटनाओं का तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ वितरण समय समय पर दर्ज किया जाता है, जो उनके समग्र विकास और प्रगति को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन। ठीक है, ईवीएस के थे 30 क्वेश्चन। अब आप बताएं 30 में से आपने कितने सही विकल्प के जवाब दिए, और ये वीडियो के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय लिखें। वीडियो पसंद आई, नहीं आई, क्या कमियां रही, क्या ठीक रहा, तो ये चीज़ भी आप नीचे कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारा जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए 1000। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, बस सब्सक्राइबर बचा हुआ, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।